किस तरह मैं एक पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हुए बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ के साथ अपनी फैमिली का पहला इंजीनियर बनने में कामयाब हुआ। मैं एक बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखता था, जहाँ पर स्कूलिंग की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। फाइनेंशियल प्रेशर्स तो वैसे ही थे और इसके साथ-साथ लोगों में पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी। लोग बड़ी मुश्किल से 12वीं तक पहुँचते थे। मेरे बहुत सारे दोस्त और क्लास फेलोज़ बड़ी मुश्किल से 12वीं तक पहुँच पाए और उसके बाद उन्होंने 10,000, 15,000 या 20,000 की नौकरी करना शुरू कर दी और मेरा पूरा इलाका इसी ट्रैप में फँसा हुआ था। किस तरह से मैंने इस ट्रैप को ब्रेक किया और बड़ी सक्सेसफुली पाकिस्तान की टॉप क्लास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने में कामयाब हुआ। और अपनी इंजीनियरिंग के दौरान ना सिर्फ मैंने अपनी स्टडीज़ को खुद फंड किया, बल्कि इसके साथ साथ मैंने अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया। और इस पूरी 7-8 साल की जर्नी में मैंने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए और क्या स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। सो मेरे साथ बने रहिएगा। अपने बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती थोप देते हैं वो कि तुमने बेटा या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो उसका इंटरेस्ट चाहे अकाउंटिंग में हो, फोटोग्राफी में हो या किसी और फील्ड में हो। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर मैं सुबह 6 बजे जाना और रात 9 बजे छुट्टी होती थी हमें। मुझे 70% स्कॉलरशिप मिली और बाकी 30% जो थी वो हमने फ़ीस पे की। ऑल्दो वो भी हमने कर्ज़ा ले लू के पे की थी मेरे वालिद साहब ने। तो मैंने मुश्किल रास्ता अख्तियार किया। अच्छा, इसके बाद मज़ीद चैलेंजेस ये थे कि मेरे पास ट्यूशन पढ़ाने जाने के लिए किराया नहीं होता था। कोई 7-8 किलोमीटर दूर था मेरे हॉस्टल से ट्यूशन, जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाता था। तो मैं 7 किलोमीटर रोज़ाना चल के जाता था और पैदल चल के वापस आता था। सबसे पहली चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिव पीपल। मेरी सराउंडिंग में मेरी फैमिली थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे हर हद तक जाके सपोर्ट किया। ऑल्दो कि हम फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मेरे वालिदैन मुझे किसी हाई फाई स्कूल में नहीं पढ़ा सके, लेकिन छोटे स्कूल में रहते हुए भी उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया और इतना पॉजिटिव थे वो मेरे साथ। दे ऑलवेज यूज टू से कि यू कैन डू इट, यू कैन अचीव एवरीथिंग। तो जब वो पॉजिटिव फीडबैक मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से मिलता तो मेरे अंदर भी जज्बा आता था कि यार मैं अपनी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरूँ और मैं फिर ज़्यादा मेहनत करता था। और इस एक चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा दिया कि मैं ज़िंदगी के हर फोरम में बहुत ज़्यादा मेहनत करता रहा और अचीवमेंट्स लेता रहा। और इसके बिल्कुल बरक्स हुआ मेरे ब्रदर के साथ। मेरे भाई क्योंकि वो इतने रिजल्ट्स नहीं दे पाया था, तो ना सिर्फ फैमिली में बल्कि सोसाइटी ने भी उससे नेगेटिव कमेंट्स पास किए कि तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ अचीव नहीं कर सकते। सो ये इन सारी चीज़ों को जब वो सुनता था सोसाइटी से भी और फैमिली से भी, तो वो कुछ अचीव नहीं कर पाता था, स्ट्रेस में चला जाता, मोटिवेशन नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो बड़ी मुश्किल से मैट्रिक कर पाया। उन्होंने मैट्रिक किया, पहली दफ़ा 3 सप्लियाँ आई, फिर दूसरी दफ़ा ट्राई की तो दूसरी दफ़ा पास हो गए और उसके बाद एफएससी तक जा ही नहीं सके और अभी तक वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। सो जब आपको फैमिली से ख़ास तौर पे और अपने फ्रेंड्स से सपोर्ट मिलती है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो है वो है नो योर इंटरेस्ट। पाकिस्तान में टिपिकल पेरेंट्स क्या करते हैं कि 2 ही शोबे उन्होंने याद किए हैं, एक है डॉक्टरी और एक है इंजीनियरिंग। अपने बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती थोप देते हैं वो कि तुमने बेटा या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो उसका इंटरेस्ट चाहे अकाउंटिंग में हो, फोटोग्राफी में हो या किसी और फील्ड में हो, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। बस पेरेंट्स ने अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है और उसके ऊपर जब ज़बरदस्ती करते हैं, शुरू में तो वो डंडे से कुछ ना कुछ पढ़ा लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उसको कोई फ़ायदा नहीं निकल पाता क्योंकि बच्चा उसमें कुछ अचीव नहीं कर पाता, उसका इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। सो मैंने अपनी अर्ली एजेस में ही, जब मैट्रिक में था मैं, तो मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता था और आई वॉज वेरी मच क्लियर कि यार मैंने आगे जाके मैथमेटिक्स ही पढ़ना है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने में मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे एज़ कम्पेयर टू द बायोलॉजी। तो मुझे बड़ी क्लैरिटी थी कि यार मैंने मैथमेटिक्स ही पढ़ना है आगे जाके, और उसकी आगे जाके फील्ड्स भी इंजीनियरिंग बनती हैं। सो मेरा इनिशियली जो टारगेट था वो ये था कि मैट्रिक के बाद स्कॉलरशिप के ऊपर किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना है मैंने, क्योंकि फाइनेंशियली तो मैं फ़ीस दे के नहीं पढ़ सकता था किसी प्राइवेट कॉलेज से। तो मेरा टारगेट यही था कि मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लूँ ताकि एफएससी में मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ सकूँ और उसके बाद पाकिस्तान की किसी टॉप क्लास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूँ इंजीनियरिंग। सो मेरा ये टारगेट था, जो दैट वाज वेरी मच क्रिस्टल क्लियर टू मी। और मुझे पता था कि मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लेके क्या क्या चीज़ अचीव करनी है। तो पहला मेरा टारगेट था कि मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लेना, एफएससी स्कॉलरशिप प्राप्त करनी किसी प्राइवेट अच्छे कॉलेज से और उसके बाद किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। तो आपको भी अपने टारगेट्स बड़े क्लियर होने चाहिए। लोग कहते हैं जी मैं अमीर बनना चाहता हूँ। भाई कितना अमीर बनना चाहते हो? 3 साल 4 साल बाद आपके बैंक बैलेंस में कितना कितना बैलेंस होना चाहिए? सो आपने क्या चीज़ अचीव करनी है और कितनी देर में अचीव करनी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपने फॉलो करनी है वो है डोंट क्विट इफ़ थिंग्स डोंट गो एज पर दी प्लान। अब मुझे मेरा टारगेट तो बड़ा क्लियर था कि मैंने एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन मैं एक ऐसे माशरे में रह रहा था जहाँ पर पढ़ाई की कोई अवेयरनेस ही नहीं थी, कोई स्कूलिंग अच्छी नहीं थी। बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वो कैसे अचीव करूँगा मैं?
सो आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड कि मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारी मुश्किलात आने वाली हैं जिनको मैंने फेस करना है, और मैंने उनसे डर के हार नहीं माननी। मैं पहले ही बड़ा तैयार बैठा था कि मैंने अब अपनी जितनी भी मुश्किलात हैं उनको मैंने फेस करना है। सो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर मैं सुबह 6 बजे जाना और रात 9 बजे छुट्टी होती थी हमें। कैन यू इमेजिन कि एक 15 साल का लड़का, एक बच्चा इतनी इतनी देर पढ़ाई कर रहा है। ये वो उम्र होती है जब आपने खेलना कूदना होता है, दोस्तों के साथ बाहर जाना होता है और इंजॉय करना होता है लाइफ को। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो कि 6 घंटे पढ़ के चले जाते थे स्कूल से। इतने इतने घंटे पढ़ता रहा और अपनी बाकी कुछ चीज़ों के ऊपर मैंने सेक्रीफाइस किया। ऐसा नहीं है कि ज़ीरो हो गई थी ये सारी एक्टिविटीज़, लेकिन मैंने इन चीज़ों के ऊपर सेक्रीफाइस किया और बहुत ज़्यादा घंटे मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद फिर जाके मेरे अच्छे मार्क्स आए मैट्रिक में, और मेरा पहला टारगेट जो था कि मैं गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाता स्कॉलरशिप के ऊपर। और मेरा पंजाब कॉलेज में एडमिशन हुआ स्कॉलरशिप पे। मुझे 70% स्कॉलरशिप मिली और बाकी 30% जो थी वो हमने फ़ीस पे की। ऑल्दो वो भी हमने कर्ज़ा ले लू के पे की थी मेरे वाले साहब ने, लेकिन स्टिल क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे पढ़ाई में, तो उन्होंने मुझे कर्ज़ा लेके वो बाकी वाली जो 30% फ़ीस थी वो उन्होंने पे की और मैं प्राइवेट कॉलेज से एफएससी करने में कामयाब हुआ। अच्छा, एफएससी जब की, इतनी सारी मेहनत, एफएससी में भी कॉलेज में मैं 12-12 घंटे पढ़ता रहा। मैं बड़ा प्लान करके पढ़ता था कि हफ्ते के किस दिन मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है और पूरे हफ्ते में मैंने क्या करना है, और वीकेंड्स के ऊपर मैंने किस तरह से ज़्यादा टाइम देना है अपनी स्टडीज़ को। लोग वीकेंड्स के ऊपर नहीं करते स्टडीज़, लेकिन मैंने वीकेंड्स को पर ज़्यादा टाइम देना स्टडीज़ को, क्योंकि मेरा टारगेट था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और मैं एफएससी पर इंजीनियरिंग कर रहा था जो कि मेरा इंटरेस्ट था। सो मुझे ये ज़्यादा पढ़ना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता था, मजबूरी नहीं लगती थी बल्कि मुझे शौक के साथ में पढ़ता था। तो एफएससी जब कंप्लीट हुई, मैंने एंट्री टेस्ट दिया और एक धचका लगा मुझे, मेरा एडमिशन नहीं हो सका। और मैंने भी बाकी लोगों की तरह, जिस तरह मैंने बताया कि लोग 12वीं करते थे और उसके बाद जॉब शुरू कर देते थे, मैंने भी वही चीज़ फॉलो की। और मेरा क्योंकि एडमिशन नहीं हो सका था तो मैंने भी जाके 15,000 की प्राइवेट नौकरी मजदूरी करनी शुरू कर दी। अब मुझे वहाँ पर मिला एक अच्छा दोस्त। जब आप अच्छे लोगों को अपने आसपास रखते हो ना, मेरे केस में मेरी फैमिली थी और इसके साथ साथ मेरे कुछ दोस्त थे, तो मुझे एक अच्छा दोस्त मिला जिसने मुझे हेल्प आउट किया कि यार यू कैन डू इट, आपको दोबारा से रीटेक लेना चाहिए एफएससी का और दोबारा से एंट्री टेस्ट देना चाहिए, आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर 2 रास्ते थे, या मैं इजीली अपनी जॉब करता रहता और जॉब के साथ साथ जो भी पैसे आते हैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहता और इसी तरह ज़िंदगी गुजार लेता। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं पढ़ाई भी जॉब के साथ करता ताकि मेरी फाइनेंशियली सपोर्ट भी हो जाए फैमिली को भी और मेरी स्टडीज़ भी हर्ट ना हो। तो मैंने मुश्किल रास्ता अख्तियार किया। मैंने मुश्किल रास्ता चूज़ किया और उसी मजदूरी के साथ साथ मैंने पढ़ाई करना भी शुरू कर दी। उसके बाद जब मैंने दोबारा से एफएससी के एग्ज़ाम दिए और एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम दिए तो मेरे अच्छे खासे मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हुए और मेरा एडमिशन हो गया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये मेरा ड्रीम था कि मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करूं। वो ड्रीम मेरा पूरा हो चुका था, लेकिन अभी मुश्किलात तो स्टार्ट हो रही थी। लोगों की यूनिवर्सिटी लाइफ बड़ी अच्छी होती है, लोग उसको याद करते हैं कि यार बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ वॉज दी मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। उन 4 सालों में बहुत सारी मुश्किलात फेस की मैंने। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी मेरी स्टार्ट हो गई थी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन इसके खर्चे कैसे पूरे करने हैं भाई, फीस कैसे देनी है, आने जाने, क्योंकि आउट ऑफ सिटी थी तो आने जाने का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, स्टेशनरी और बाकी बहुत सारे जो अदर चार्जेस थे वो कैसे पे करने हैं। हमारे घर में तो 20,000 आ रहा था और उससे बड़ी मुश्किल से खाना जो है वो हमारा चल रहा था, कैसे इन चीज़ों को पे करने हैं। सो वाले साहब ने कुछ कर्ज़े लिए, फ़ीस दी और मज़ीद कर्ज़े लिए ताकि जो मेरा वो वहाँ के जो खर्चा था रहने सहने का वो पूरा किया उन्होंने। लेकिन ये कितना को देर चल सकता था, वो 5-6 माह पहले जो है ना वो हमने इसी तरह गुजारी और हम कर्जे के नीचे दब चुके हुए थे। मैं परेशान हो गया था कि अब मैं कितनी देर ऐसे चलेगा। और एक दिन मैं हॉस्टल के ग्राउंड में बैठा हुआ रो रहा था और ये सोच रहा था कि यार अब मज़ीद नहीं करना चाहिए, इस तरह ज़्यादा कर्जा नहीं लेना चाहिए, हम नहीं कर पाएंगे, ये यूनिवर्सिटी मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे छोड़ के वही जॉब करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगेन यहाँ पर मुझे एक अच्छा दोस्त मिला और उसने मुझे हेल्प की और उसने मुझे दिलासा दिया कि यार तुम इधर भी कर सकते हो ये काम, तुम्हें साथ साथ पढ़ाना चाहिए, कहीं पर ट्यूशन्स पढ़ानी चाहिए या कोई और छोटा मोटा काम कर लेना चाहिए, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए लोग बहुत कोशिशें करते हैं। तो अगर आपको एडमिशन ये मिल गया है तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके कुछ ट्यूशन्स पढ़ा के या कोई प्राइवेट जॉब छोटी मोटी साइड पर करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। उसने मुझे कुछ मोटिवेट किया और मुझे एक ट्यूशन दिला दी
अच्छा, इसके बाद मज़ीद चैलेंजेस ये थे कि मेरे पास ट्यूशन पढ़ाने जाने के लिए किराया नहीं होता था। कोई 7-8 किलोमीटर दूर था मेरे हॉस्टल से ट्यूशन, जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो मैं 7 किलोमीटर रोज़ाना चल के जाता था और पैदल चल के वापस आता था, और इस दौरान मेरा टाइम भी बड़ा ज़ाया होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ज़्यादा डैमेज कर रही थी मेरे माइंड को, वो ये थी कि यार मेरे साथ वाले जो रूममेट्स थे, वो एन्जॉय कर रहे होते थे, मूवीज़ देख रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, खेल रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ को। लेकिन मैं अपनी क्लासेस कंप्लीट करता और उसी टाइम मैं 7 किलोमीटर पैदल चल के जाता, फुल गर्मी में, और 7 किलोमीटर वापस पैदल चल के आता और ट्यूशन्स पढ़ा रहा था। और कुछ 3-4 माह मैंने इसी तरह गुजारे, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल गई जो एचईसी की तरफ से होती है। वो अच्छी खासी होती है, उससे आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो है ना वो कवर हो जाते हैं। सो वो एक अच्छा मूव था, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और उससे मैंने फिर अपनी सारी एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो है ना वो पूरे करने शुरू किए। लेकिन मैंने ट्यूशन्स नहीं छोड़ी, मैंने अपने पूरे 4 साल ट्यूशन्स पढ़ाता रहा मैं। तो जब स्कॉलरशिप लग गई थी, उसके बाद स्कॉलरशिप के पैसों से मैं अपनी एजुकेशन के जो चार्जेस थे वो स्पेंडिंग उससे करता था, और जो मेरी ट्यूशन की फ़ीस आती थी वो मैं अपने घर को सपोर्ट करता था। सो इस पूरे दौरानिए के अंदर मैंने बहुत मुश्किलात फेस की, हर मुश्किल रास्ता मैंने चूज़ किया और अल्लाह ताला ने मुझे उस मुश्किल रास्ते से निकाला भी। और एट द एंड मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सका फाइनेंशियली, और अपनी स्टडीज़ को भी पूरा कर सका। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी, ये मेरी वो मुश्किलात थी जो मैंने फेस की हैं, जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, ताकि अगर आप भी किसी इस तरह के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं और आप भी कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो आपको भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लोग समझते हैं कि बड़ी आसानी से सक्सेस अचीव की जा सकती है, कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर जाके आपको सक्सेस मिलती है। शॉर्ट टर्म कोई सक्सेस नहीं होती। इस वीडियो में जो कुछ मैंने बताया, अब हम उसको समराइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है कि आपका टारगेट क्या है, आपने क्या चीज़ अचीव करनी है और कितनी देर में अचीव करनी है। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो है सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिंग पीपल। आपके अराउंड ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको हेल्प आउट करें अपने टारगेट्स को अचीव करने में, ना कि आपको पुल बैक करें, आपकी टांगें खींचे। इस तरह के लोग नहीं होने चाहिए आपकी करीबी लोगों में से। तीसरी चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है बर्निंग डिज़ायर टू अचीव योर गोल्स। अगर आपके अंदर सिर्फ छोटी मोटी ख्वाहिश है ना अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो फिर आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। आपके अंदर हर वक्त बेचैनी होनी चाहिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, जो कि मेरे अंदर थी। मैंने इंजीनियर बनना था, तो हर टाइम मेरे जहन में सिर्फ इंजीनियर का सवाल ही चलता रहता था कि मैं कैसे इंजीनियर बन सकता हूँ। मेरी बॉडी, मेरा माइंड फिर उसी तरह वर्क करता था, रास्ते निकालता था कि यार क्या क्या ऐसे काम किए जाएं जिससे आप इंजीनियर बन जाओगे। सो आपके अंदर ऐसी बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी हर वक्त उसी टारगेट को अचीव करने के लिए या उसी बर्निंग डिज़ायर को अचीव करने के लिए कोशिश करता रहे, या ऐसे रास्ते निकालता रहे जिससे आपका वो टारगेट अचीव हो जाए। और लास्ट चीज़ जो आपने करनी है कि ये चीज़ आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि जितना बड़ा आप सोचेंगे उतनी ही ज़्यादा रुकावटें आएँगी। सो आपने बिल्कुल तैयार रहना है उन रुकावटों का सामना करने के लिए, और काम अपना कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ लगे रहना है आपने। आपने हार नहीं मानी। जिस दिन आप हार मान के किसी एक छोटे-मोटे मसले या मुश्किल की वजह से हार मान के बैठ जाएँगे, तब आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएँगे। सो आपने तैयार रहना है इस काम के लिए कि मेरे रास्ते में रुकावटें आनी ही आनी है, और मैंने उनको क्लियर करते जाना है, और उनकी वजह से हार नहीं माननी, या अपने मेन मकसद जो था, जो मेन टारगेट था, जो आपकी बर्निंग डिज़ायर थी, उससे पीछे नहीं हट जाना। सो अगर आप ये 4 चीज़ें जो मैंने की, ये भी आप कर लेंगे, और ये सारी चीज़ें प्रूवन है। बाद में जब मैंने बुक पढ़ी थिंक एंड ग्रो रिच, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि आपने ये चीज़ें करनी है, उसके बाद आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपने अगर अमीर बनना है, या आपने हेल्थ अच्छी करनी है अपनी, या कोई भी चीज़ आपने अचीव करनी है, अगर आप ये 4 स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर लोगे, जो कि थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने भी इन चीज़ों को एंडोर्स किया है, अगर आप ये 4 चीज़ें कर लोगे तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो।